नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। गुजरात में नरेंद्र मोदी एक नहीं 51 जगहों से हमले करेंगे। प्रधानमंत्री के कैंपेन का मिनट टू मिनट डिटेल तैयार हो चुका है। मोदी कहां जाएंगे, कितनी देर बोलेंगे, वहां कौन आएंगे, कौन नहीं आएंगे, सब फिक्स हो चुका है। इलेक्शन कवरेज सिर्फ यह नहीं होती है कि किस नेता ने किस रैली में क्या कह दिया। इंडिया टीवी की इलेक्शन कवरेज में हम यह भी बताते हैं कि पार्टियों ने किस लेवल पर प्लानिंग की है और चुनावी रैलियां किस तरह से हो रही हैं, भीड़ कैसे जुटाई जा रही है, सुनने कौन आ रहा है और वोट देने कौन जाएगा। बीजेपी की चुनाव मशीन इस तरह से एक्टिव की गई है कि उसमें कुछ छूटा नहीं। बीजेपी के इलेक्शन कंट्रोल रूम में गुजरात जीतने का क्या फॉर्मूला बना है, उसमें प्रधानमंत्री का कितना उपयोग होगा, बीजेपी के दूसरे नेता कहां कहां भेजे जाएंगे, कैंपेन का एंगल मंडल मंडल तक कैसे चल रहा है और उसमें कितना कमंडल चल रहा है, नवंबर में जो हो रहा है वो भी आपको बताएंगे और दिसंबर में जो होने वाला है वो भी समझाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। આપણને આપણા પ્રધાન સેવક શ્રી મોદી સાહેબે नरेंद्र मोदी गुजरात में 16 रैलियां कर चुके हैं। मोदी 35 रैलियां और करने वाले हैं। नंबरों पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री की 16 रैलियां हो चुकी, 35 रैलियां और होने वाली हैं। इनको जोड़ दें तो 51 रैलियां होती हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री की 51 रैलियां, वो भी एक राज्य में जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं, यानी हर सीट पर प्रधानमंत्री औसतन 2 रैलियां कर रहे हैं। 4 रीजन: लोकसभा की 26 सीट और विधानसभा की 182 सीट को मोदी ने कैसे बांटा है। बीजेपी के वॉर रूम में नरेंद्र मोदी की रैलियां कैसे प्लान की जाती हैं, रैली कहां करनी है, कब करनी है और वहां क्या क्या कहना है, ये मोदी कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बुधवार 23 नवंबर को नरेंद्र मोदी मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में पब्लिक मीटिंग करेंगे। अगले दिन यानी गुरुवार 24 नवंबर को मोदी पालनपुर, मोडासा, देहगाम और बावला में रैली करेंगे। मेहसाणा वो सीट है जहां पिछले 32 साल से बीजेपी कभी हारी ही नहीं। यहां से जीतने वाले नितिन पटेल को मोदी ने डिप्टी सीएम बनाया था। अब नितिन पटेल का टिकट काट कर मोदी ने डिस्ट्रिक्ट बीजेपी हेड मुकेश पटेल को टिकट दिया है। मोदी मेहसाणा आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के गढ़ में बीजेपी का भगवा ध्वज फहराने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठा रखा है। दाहोद गुजरात का वो जिला है जहां 6 की 6 सीटें आदिवासी समाज के लिए सुरक्षित हैं। 2017 में यहां की 3 सीटों पर कांग्रेस जीत गई थी और 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। फतेहपुरा में बीजेपी, जालोद में कांग्रेस, लिमखेड़ा में बीजेपी, दाहोद में कांग्रेस, गरबदा में कांग्रेस और देवगढ़ बारिया में बीजेपी का कैंडिडेट जीता था। कांग्रेस 50% सीटें जीत ले। मोदी को ये मंजूर नहीं है, इसलिए मोदी दाहोद में एक्सटेंसिव कैंपेनिंग करेंगे। राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए गुजरात पहुंचे तो मोदी ने अपनी पूरी आर्मी उतार दी। दाहोद के करीब पंचमहल जिले की शेहरा सीट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसने जनजाति लोगों की चिंता की? कौन सा ऐसा नेता है जिसने ओबीसी के बारे में चिंता की? घड़ियाली आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धरती पर अगर किसी ने आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने किया है। किसी ने किया नहीं। आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस मना करके जनजातियों का गौरव बढ़ाया है।
गुजरात में 15% आदिवासी वोटर्स हैं। 27 सीटें एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं। वैसे गुजरात में 47 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी आबादी 10% से ज्यादा है। 40 सीटों पर आदिवासी 20% से अधिक हैं और 31 सीटों पर 30% से ज्यादा आदिवासी वोटर्स हैं। 2017 के चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने 46% और बीजेपी ने 45% वोट हासिल किए थे। मोदी इस इक्वेशन को चेंज करने के लिए दाहोद आ रहे हैं। मोदी के आने से पहले दाहोद में बीजेपी ने माहौल बनाने के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन को भेजा। दाहोद में इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने रवि किशन से बात की। ये सोना है, हीरा है, ये परप्रांतियों को रोजी रोटी देती है। ये धरती फ्री के लॉलीपॉप झूठे लोगों को, दंगा उकसाने वाले लोगों को, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों को, ऐसी पार्टियों को गुजरात जीतने नहीं देगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। लेकिन सियासी पेच में एक ओवैसी की पतंग भी खूब जबरदस्त उड़ रही है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के मैं ही रहनुमा हूं और किसी ने कुछ नहीं किया, सबने लॉलीपॉप दिया। नहीं, ये ओवैसी साहब ऐसे यूपी में भी आए थे, एक सीट नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम बाहुल्य जगह है, काफी जगह मुस्लिम बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी वहां नहीं जीते तो गुजरात कैसे जीत जाएंगे? जब से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से दंगा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का। तो ये बात भी खाली मुसलमान समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मैदान के चारों तरफ हर तरह के शॉट्स खेल सकते हैं। बीजेपी के वॉर रूम में जब मोदी का प्लान तैयार होता है तो गुजरात का पूरा मैप टेबल पर होता है। मोदी ने तीसरी रैली के लिए वडोदरा और चौथी रैली के लिए भावनगर को चुना है तो उसकी भी वजह है। 2017 के चुनाव में वडोदरा की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता था। इस तरह मोदी का स्ट्राइक रेट था 80%। वडोदरा की 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तब राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट था 20%। वडोदरा में मोदी 100% का स्ट्राइक रेट चाहते हैं। 3 हफ्ते पहले ही मोदी वडोदरा आए थे और इस शहर में C295 प्लेन बनाने वाली फैसिलिटी की नींव रखी थी। वडोदरा में मोदी की फैन फॉलोइंग बहुत कुछ बता देती है। मोदी फिर आने वाले हैं, उससे पहले का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जंगल में कई प्राणी एकत्रित आ जाए तब भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। और वैसे ही हमारे मोदी जी है, देश के सारे अपोजिशन के नेता एक साथ आ जाए तब भी भारत की राजनीति के शेर मोदी जी है, इनका मुकाबला वो नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी लोगों के मन में बसते हैं। इसलिए जो भारत जोड़ो वाला है, अभी हमारे महाराष्ट्र से हमने रवाना किया है, आए थे महाराष्ट्र में, मैंने बड़ी शांति के साथ उनको मध्य प्रदेश में शिवराज जी के यहाँ रवाना कर दिया। अब सारा तमाशा उधर चलेगा और शिवराज जी भी होशियार है, शिवराज जी बराबर उनको पूरे सम्मान के साथ आगे भेज देंगे। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये यात्रा कोई इस यात्रा का परिणाम नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी ने ऐसा प्लान बनाया कि एक दिन में 93 सीटों पर बीजेपी के 93 नेताओं को उतार दिया। जेपी नड्डा एक दिन में 4 रैलियां, अमित शाह 4 रैलियां, भूपेंद्र पटेल 4 रैलियां, देवेंद्र फडणवीस 3 रैलियां, पुरुषोत्तम रूपाला 3 रैलियां। ऐसी कारपेट बॉम्बिंग बीजेपी को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी का पूरा प्रचार केजरीवाल के कंधे पर है और अब उनको भी समझ नहीं आ रहा कि गुजरात में करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। इसलिए केजरीवाल ने भूपेंद्र पटेल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र भाई पटेल है, उनके पास पावर ही नहीं है, वो कठपुतली सीएम है। अपना चपरासी नहीं बदल सकते, वो अपना चपरासी भी नहीं लगा सकते। आदमी अच्छे हैं, आदमी बुरे नहीं है, भले आदमी है, मैंने सुना बहुत धार्मिक आदमी है।
आदमी अच्छे हैं लेकिन चलती नहीं है उनकी। कठपुतली सीएम है, कठपुतली सीएम चाहिए। नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का नाम भी नहीं लेते। ये काम बीजेपी के दूसरे नेता कर रहे हैं। एक नई पार्टी आई, अभी जेठा भाई कह रहे थे जिनको हम वापस भेजेंगे। जेठा भाई आप चिंता मत करो, ये लेफ्ट राइट करके ऐसे ही वापस जाते हैं। कोई चिंता मत करें। मैं आपको इनका ट्रैक रिकॉर्ड सुनाना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी का वही होगा जो इन्होंने आम आदमी के साथ किया, यही होगा और क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश में लड़ने गए थे, पत्रकार भाइयों नोट कर लेना, 350 सीटों पर चुनाव लड़ा और 349 सीटों में जमानत जब्त हो गई। ये उत्तराखंड में चुनाव लड़ने गए, 69 सीटों पर चुनाव लड़ा, 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। और इनका जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था वो आज हमारे बीजेपी का प्रचार कर रहा है, वो बीजेपी में आ गया। राहुल गांधी एक दिन के लिए गुजरात आए और 2 रैलियां करके वापस लौट गए। गुजरात में जितनी चर्चा राहुल के भाषण की है उससे ज्यादा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदी में आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा। आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते। कांग्रेस अब भी पुराने समय में जी रही है, जबकि जमाना बदल चुका है, प्रचार का तरीका बदल चुका है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है। मोदी की पार्टी वर्चुअल वर्ल्ड में भी और रियल वर्ल्ड में भी सबसे आगे है। मोदी जो मैसेज क्रिएट करते हैं उसे योगी, नड्डा और शाह जैसे धुरंधर नेता गांव-गांव तक पहुंचा देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दोनों भाई बहन आपका हालचाल लेने के लिए आए थे? आएंगे भी नहीं, क्योंकि जब देश में संकट होता है तब भाई बहन को नानी नाना का घर याद आता है, तब उन्हें इंडिया नहीं इटली याद आता है। क्या इनके रहते हुए कश्मीर में धारा 370 हट पाती? आपको लगता है क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, न वो संकट के समय आपके साथ में है, न वे आपकी आस्था का सम्मान कर सकते हैं, न आपको सुरक्षा ही दे सकते हैं। तो फिर उनको चुनाव जिता करके अब करेंगे क्या? मोदी फिर से गुजरात आएंगे तो पालनपुर, मोडासा, देगाम और बावला क्यों जाएंगे, ये भी समझ लीजिए। साबरकांठा के पालनपुर की सीट 2017 में कांग्रेस ने जीती थी। मोदी को इसे वापस लेना है। मोडासा की सीट अरवली जिले में है, ये सीट भी अभी कांग्रेस के पास है। बावला और ढोलका अहमदाबाद के आउटर रीजन में है, जिन पर भगवा चढ़ाने में मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। दहेगाम सीट अभी बीजेपी के पास है, लेकिन यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर 2 बार जीत चुके हैं। मोदी उन्हें हराने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और अर्जुन मोडवाडिया के इलाकों में प्रचार करने खुद मोदी इसलिए नहीं जाते कि वो इनसे कोई निजी दुश्मनी रखते हैं। मोदी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो गुजरात में कांग्रेस की कोई लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाहते। मोदी की पार्टी को यह क्लियर है कि गुजरात में मुकाबला कांग्रेस से है, इसलिए अटैक भी कांग्रेस पर है। प्रचार के लिए उतारे गए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज राहुल गांधी पर थोड़ा पर्सनल हो गए, लेकिन ये चुनाव है, यहाँ सब चल रहा है। देखिए राहुल जी का चेहरा, मैं हर बार बोलता हूँ भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था, आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहाँ सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है? ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में। राहुल गांधी और सद्दाम हुसैन के लुक को कंपेयर करने वाली ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पिछले 1 महीने से चल रही हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने उसी को चुनावी रैली में बोल दिया। असम के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों किया, ये हमने डायरेक्ट उन्हीं से पूछा।
हेमंता बिस्वा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ज़बरदस्त आपने बोला है और यहाँ तक कि आपने अभी बोला है कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बनाकर घूम रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोला हूँ कि सेहरा नेहरू जैसा बनाइए, गांधी जैसा बनाइए, दूसरा जैसा देखना नहीं चाहिए। आपका अगर शहर आपको बनाना ही है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, गांधी जी जैसा बनाइए। सर, गुजरात में इस बार लग रहा है किस तरीके का परचम लहराएगा बीजेपी का? मेरा लगता है कि हम लोग 150 पार कर लूँगा। मेरा जो असेसमेंट है, गुजरात में जो चुनाव मैंने देखा, बाकी कोई पार्टी तो दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए मुझको लगा है कि मेरा जो अपना असेसमेंट है इट विल बी 150 प्लस। ओवैसी बहुत कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक का इस बार बताया जा रहा है कि ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश है। देखिए, कल भी मैंने ओवैसी का बारे में बोल के आया हूँ कि ओवैसी जी राजनीति करे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हिंदू को जो धमकाने का काम करता है वो आप बंद कर दीजिए। योगी, शिवराज, हिमंता, फडणवीस अपने अपने राज्यों की सियासत के धुरंधर नेता गुजरात के थिएटर में सपोर्टिंग रोल में हैं। लीड रोल में एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का स्टीम निकल गया है। ओवैसी 30 सीटों पर लड़ने का ऐलान करके गुजरात में कूदे थे। आज की डेट में उनके 13 कैंडिडेट ही किसी तरह बचे हुए हैं। ओवैसी चुनाव प्रचार करने की रस्म अब भी निभा रहे हैं, लेकिन ओवैसी का आना बस उतना ही है जैसे कड़ाही में जीरे की छौंक। अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक ऐसा सच सबके सामने आया है जो कोई सोच नहीं सकता था। आम आदमी पार्टी जिस आदमी को फिजियोथेरेपिस्ट बता रही थी, वो दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, रेपिस्ट निकला। मतलब रेप के आरोप में इस वक्त जेल में बंद है। सीधे सीधे कहें तो अरविंद केजरीवाल ने जिस नेता को जेल मंत्री बनाया, उसने जेल में रहते हुए रेप के आरोपी को अपने कमरे में बुलाया, उससे मसाज कराई। धीरे धीरे परतें हटने लगी हैं और सच सामने आने लगा है। चेहरे से नकाब हटने लगा है। आज कितने नकाब हटे? किस विधायक की पिटाई हो गई? 1 करोड़ का किस्सा क्या है? यह सब आपको दिखाते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। फिजियोथेरेपिस्ट, मोबाइल यही टेक्स्ट घूम रहा है। कौन है ये रिंकू? सोशल मीडिया पर रिंकू, बीजेपी की टाइमलाइन पर रिंकू, गूगल ट्रेंड्स पर रिंकू। केजरीवाल बाहर, सत्येंद्र जैन तिहाड़ के अंदर और जैन को जेल में मसाज देने वाला रिंकू था कोई डॉक्टर या कोई क्रिमिनल? सबूत मिल गए हैं। आम आदमी पार्टी वाले हिल गए हैं। वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। केजरीवाल ने जिसे फिजियोथेरेपिस्ट बताया, वो तो रेप का आरोपी निकला। कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। सिसोदिया ने जिसे रेगुलर फिजियोथेरेपी कहा, सत्येंद्र जैन के सेल में रेगुलर फिजियोथेरेपी करने वाला तो बलात्कार का आरोपी निकला। सत्येंद्र जैन तो पुरुष फिजियो से इलाज करवा रहे हैं जी। सत्येंद्र जैन को तो कोर्ट के ऑर्डर पर जेल में फिजियो मिला है जी। सत्येंद्र जैन तो मौत के मुंह से बाहर निकला है जी। डॉक्टरों की सलाह पर जेल में इलाज चल रहा है जी। तिहाड़ वाले मसाज कांड के सच को छिपाने के लिए, सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए झूठ पे झूठ परोसा गया। फिजियोथेरेपिस्ट वाला ढिंडोरा पीटा गया। मसाज देने वाले को डॉक्टर तक बताया गया, उसे स्पेशलिस्ट तक कहा गया। पहले कहा गया स्टिंग ऑपरेशन जारी करके सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, और अब कहा जा रहा है कि मसला सत्येंद्र जैन के ट्रीटमेंट का है ही नहीं। किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का, उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मसला उसका है ही नहीं। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है।
केजरीवाल की ट्रोल आर्मी ने सत्येंद्र जैन के तिहाड़ कांड पर जितने फसाने सुनाए, जितनी कहानियां सुनाई, एक एक करके सबकी पोल खुल गई है। जैन की मालिश करने वाला, फुल बॉडी मसाज देने वाला, चंपी करने वाला न तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट था, न कोई स्पेशलिस्ट था। आम आदमी पार्टी वाला वो फिजियो तो रेप का अभियुक्त निकला। नाम है रिंकू। यौन शोषण के आरोप में तिहाड़ में बंद है। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जेल में बंद रेप के एक आरोपी का केजरीवाल के फेवरेट सत्येंद्र जैन से क्या कनेक्शन है। बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल और अराजक अपराध पार्टी है। आप अराजक अपराध पार्टी, ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है। अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में एक सिटिंग मंत्री को, सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल देते हैं, ये अभियुक्त दूसरे अभियुक्त कट्टर बेईमान को मसाज कैसे दे रहा है। और वो अभियुक्त वो है जिसके ऊपर आप आरोप है कि एक बच्ची के साथ उसने दुराचार किया है, बलात्कार किया है। तिहाड़ कांड पर हुए नए खुलासे के बाद केजरीवाल सत्येंद्र जैन का नाम लेने से बच रहे हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मनीष सिसोदिया हर तीसरी लाइन में स्टिंग ऑपरेशन फिट कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में ही आपके गुलाब को आप वाले ही पीट रहे हैं। नेता हो या कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी वाले तो आपस में ही गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। बंद कमरे में पीटा, कमरे के बाहर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पकड़ पकड़ कर मुक्के मारे। केजरीवाल के विधायक जी जान बचाकर भागे। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव पर आरोप लगा वो बिक गया, पैसे लेकर टिकट बेचा। पिटाई से ठीक पहले बहस का वीडियो सामने आया। आपका एक कार्यकर्ता बोला बैग भर भर कर पैसा दिया, लेकिन केजरीवाल के गुलाब ने टिकट किसी और को ही बेच दिया। ये कह रहा है कि पहले हमने सम्मान दिया, भाई साहब बैग भर के दिया था, नोट का तो सम्मान दिया, पहला सम्मान जो कह रहा था, पहली टिकट दी थी, अगला थी। दूसरे वाणी में 1 करोड़ रुपया दिया, कभी नकद गिर गया 6 महीने पहला, और 5 लाख की ठीक है। इस बारे में क्या सुमित की ना बढ़ती कि तू की टिकट बड़ा शोभ है और मेरी छावनी क्यों करती। सोचिए, दिल्ली में विधानसभा आपकी, मार खाने वाला आपका, टिकट बेचने वाला आपका, टिकट डील करने वाला आपका, पैसा लेने वाला भी आपका, ऑफिस आपका, जिसने पीटा वो खुद आपका पूर्व प्रत्याशी। लेकिन आपके गुलाब एक नई स्क्रिप्ट लेकर आ गए, कहने लगे पिटवाया तो बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी इतनी मुद्दाविहीन है, इतनी मुद्दाविहीन है कि प्लान्ड वे में कल हमला कराया जाता है और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कहे जाते हैं और थाने में पहुंचता है भाजपा का नेता। मगर इस झूठ का सच तो आपके सामने है। पुराने पोस्टर पर लेफ्ट में केजरीवाल हैं, राइट में गुलाब सिंह हैं, नीचे सुमित शौकीन हैं। मगर मोटी डील मिलते ही आपके नए पोस्टर से सुमित शौकीन डिलीट कर दिए गए। इसीलिए वो भड़क गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही विधायक जी पर बरस गए, जबकि केजरीवाल के करीबी नेता कैमरे पर आकर मोदी पर अटैक करने लगे। आपके गुलाब पर चुप्पी साध कर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे, इसलिए हमें वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है, काम किया है काम करेंगे। सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति घूम रही है।
वो चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो, चाहे ये स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन हो। भाजपा क्या रही है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कह रही है हम अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा गालियां दे सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में रेप के आरोपी को फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं और गुजरात पहुंचते ही चुनाव वाला नया फेक टेप बजाने लगते हैं। केजरीवाल रोड शो निकालते हैं तो परिवर्तन परिवर्तन का नारा लगवाते हैं। आपके नेता नुक्कड़ सभाओं में माहौल बनाते हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं वहीं पे लोग परिवर्तन 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 परिवर्तन। जीजा को ना साड़ू को बटन दबेगी, जीजा को ना साड़ू को बटन दबेगी, झाड़ू को। दिल्ली में बैठी केजरीवाल की ट्रोल आर्मी मोदी की रैली का एडिटेड वीडियो घुमाती है। खाली कुर्सी दिखाकर यह फैलाती है कि मोदी की रैली में लोग नहीं आ रहे, जबकि वास्तविकता यह होती है कि यह वीडियो मोदी का भाषण खत्म होने के बाद का है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का फेक नैरेटिव दिल्ली से कैसे ऑपरेट हो रहा है, इसका एक सैंपल यह भी है। गौर से देखिए, मंच पर गुजरात के एक क्षत्रिय युवा संगठन का नाम लिखा है। भगवा पहने लोग दिख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इसे ये कहकर फैला रहे हैं कि गुजरात में तो मोदी के मंत्रियों को सुनने तक कोई नहीं आ रहा। फर्जीवाड़े की लिस्ट लंबी है। आपके मुखिया सोशल मीडिया पर आते हैं तो अनऑथेंटिकेटेड फेक सर्वे दिखाते हैं। केजरीवाल जो सर्वे दिखा रहे हैं, उस सर्वे का एक सच ये भी है कि आदमपुर उपचुनाव में इसने आम आदमी पार्टी को विनर डिक्लेयर कर दिया था। वो दूसरी बात है कि उस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, मगर केजरीवाल ऐसे ओपिनियन पोल शेयर करने के दौरान खुद उसी का फैक्ट नहीं बताते। गुजरात के वोटर्स के दिमाग में सिर्फ अर्धसत्य डालते हैं। कांग्रेस तो छोड़ के भाग गई, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही, सारे कह रहे हैं कांग्रेस भाग गई। तो कांग्रेस को वोट देके वोट बेकार मत करना। कई सारी सीट है, हमारा सर्वे आता है, सर्वे देख रहा था। अगर वहां पे कांग्रेस को वोट ना पड़े तो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। तो कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत करना। केवल आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत दो, 150 के बहुमत से जिता के भेजो। इस बार 150 सीट दो। इस बार भी गुजरात की ग्राउंड रियलिटी से उलट केजरीवाल एक ऐसी फेक फिल्म दिखा रहे हैं जिसका चुनाव वाले बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होना तय माना जा रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक पब्लिक साफ साफ देख रही है। और रही सही कसर बीजेपी के नेता पब्लिक के बीच में जाकर पूरी कर रहे हैं। केजरीवाल कौन सा झूठ कितनी बार कह रहे हैं, आपके नेता कौन सा नया झूठ फैला रहे हैं, सबकी पोल खोल रहे हैं। लोग हर गांव में होते, किसी की भी शादी हो, बैंड बजने के बाद वो नाचने पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ये लोग हैं। और इनकी आदत क्या है, ये सुबह उठकर एक झूठ बोलते हैं, नाश्ते से पहले 2 झूठ बोलते हैं, खाने से पहले 3 झूठ बोलते हैं, रात के खाने से पहले 4 झूठ बोलते हैं, फिर रात को बैठकर अपने झूठ का हिसाब लगाते हैं और फिर प्लानिंग करते हैं कल और थोड़े से झूठ बोले। तो ये केवल झूठ बोलते हैं। मैं तो इनके बारे में कहता हूं ये कैसे लोग हैं। एक आदमी मरा और मरकर ऊपर गया। हमारे हिंदू समाज में हम लोग समझते हैं कि आदमी मरता है तो चित्रगुप्त के सामने जाता है और चित्रगुप्त उसका हिसाब लगाता है, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए। ज़्यादा पुण्य किए तो स्वर्ग में भेज दो, ज़्यादा पाप किए नरक में भेज दो। एक तराजू होता है, तराजू में तोला जाता है, 3 किलो पाप है, 4 किलो पुण्य है तो स्वर्ग में, 4 किलो पाप है, 3 किलो पुण्य है तो नरक में। तो ये बैठा था बेचारा, वो तराजू पे तोलना चालू था, उतने में घंटी बजे टन। अरे बोले काय की घंटी है? भारत में जब कोई झूठ बोलता है तो ये घंटी बजती है। अच्छा, फिर 2 मिनट बाद घंटी बजे टन। बोले और एक कोई झूठ बोला। फिर 5 मिनट बाद घंटी बजी टन। बोले और कोई झूठ बोला। और फिर 15 मिनट बाद ऐसा हुआ कि घंटी बजने लगी, टन 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 टन। बोले चित्रगुप्त जी ये क्या हो गया, इतनी क्यों बज रही घंटी? अरे बोले चांद बैठो यार, भारत में केजरीवाल का भाषण चालू हो गया, ये उसकी घंटी है। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ये कोई गुजरात वालों को, और गुजरात वाले तो सबसे होशियार लोग हैं जी, ये गुजरात वालों को न ये बरगला सकते हैं, न इनसे कोई वोट पा सकते हैं।
श्रद्धा मर्डर केस में आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मर्डर के आरोपी आफताब अमीन के पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पॉलीग्राफ का टेस्ट एक लंबा प्रोसेस है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मेन पॉलीग्राफ टेस्ट कल हो सकता है। आज शाम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 2 घंटे तक मीटिंग की। पुलिस के सामने असली चैलेंज यह है कि अभी तक मर्डर में इस्तेमाल हुआ हथियार नहीं मिला है। पुलिस को आफताब की 4 दिन की रिमांड मिली है। पुलिस के लिए अगले 100 घंटे बेहद अहम है। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे क्रूशल 100 घंटे शुरू हो चुके हैं। इन 100 घंटों में 100 से ज्यादा पुलिस वालों को 100 से ज्यादा सवालों की मिस्ट्री को सुलझाना है। आफताब की 4 दिन की रिमांड के बाद अब पुलिस के पास करीब 100 घंटे हैं। इसी पीरियड में पुलिस को श्रद्धा के मर्डर से जुड़े तमाम सबूत जुटाने हैं। आफताब का घर, जंगल, तालाब सब कुछ छान लेना है। पुलिस को इस मामले में सबसे बड़ी लीड मिल चुकी है। क्राइम स्पॉट यानी आफताब के घर से दिल्ली पुलिस को एक नक्शा मिला है। इस मैप में आफताब ने उन ठिकानों का जिक्र किया है जहां उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करके फेंके थे। आफताब ने इस पूरी साजिश का एक रफ नोट बनाया था। इस रफ नोट में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स का पूरा हिसाब किताब लिखा था। श्रद्धा मर्डर केस की जांच करते हुए पुलिस को आफताब के छतरपुर के उसी फ्लैट से एक रफ नक्शा मिला, यानी कि वो जहां जहां पर बॉडी पार्ट्स को फेंकता था उसे एक पेपर पर लिखता था, उसने कहां कौन सी चीज फेंकी है, और एक नक्शे के जरिए मैं और मेरे सहयोगी अतुल भाटिया वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल, एक रफ नक्शा मिला है जिसमें एक एक बात वो लिखता था, कौन सी चीज कहां पर वो फेंकता था। बताइए। देखिए, ये पूरा नक्शा जो है वो आफताब ने बनाया था। इसी तरीके का वो रफ नक्शा था। ये जो घर है ये D93 छतरपुर पहाड़ी, फर्स्ट फ्लोर, गली नंबर 1, जहां पर आफताब और श्रद्धा रहते थे। सबसे अहम बात, यहां से जो जंगल है वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो नक्शा बरामद हुआ है, जो पुलिस ने नक्शा बरामद किया था, उसमें इस बात को ये दिखाया गया है कि जब वो घर से निकलता था तो सबसे पहले वो जो पहुंचा था वो छतरपुर के जंगलों में पहुंचा था, जहां पर उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंका था। एक दूरी जो है वो लगभग 3 किलोमीटर की। इस नक्शे के जरिए पॉइंट पर भी पहुंची पुलिस, और इसी नक्शे के जरिए जो छतरपुर का ये मकान है D93, यहां से गुरुग्राम की जो DLF की झाड़ियां हैं जहां पर उसका दफ्तर है, 15 किलोमीटर के आसपास की जगह पड़ती है, और इस जंगल की झाड़ियों से भी, गुरुग्राम DLF उसके दफ्तर के पास से भी, यहां से भी पुलिस ने कुछ बॉडी पार्ट्स रिकवर किए हैं, जिनको फिलहाल पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। आफताब के इस नक्शे में जो 4 लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं छतरपुर, यानी जहां आफताब और श्रद्धा रहते थे, छतरपुर का जंगल, मैदानगढ़ी का तालाब, गुरुग्राम में DLF के पास का जंगल। आफताब ने एक एक करके श्रद्धा के शरीर के तमाम टुकड़ों को ठिकाने लगाया। वो हर रोज एक बॉडी पार्ट को जंगल या तालाब में फेंकने के लिए जाता था। रिमांड कॉपी में दिल्ली पुलिस ने जिस तालाब का जिक्र किया है, जिसका मैप बनाकर आफताब ने बताया है कि उसने यहां भी कुछ बॉडी पार्ट्स फेंके हैं। मैदानगढ़ी के उस तालाब पर भी इंडिया टीवी की टीम पहुंची। श्रद्धा मर्डर के इस मामले में मैदानगढ़ी इलाके का तालाब अब सुर्खियों में है, और इस तालाब के पीछे वजह यह है कि आफताब ने पूछताछ में बताया कि इस तालाब में भी उसने श्रद्धा के शव से जुड़े जो पार्ट्स हैं वो इस तालाब में फेंके हैं। हालांकि जब कोर्ट में आफताब को पेश किया गया, स्पेशल हियरिंग साकेत कोर्ट में की गई, उसमें फिजिकली आफताब पेश हुआ। आफताब ने बताया कि उसने दिल्ली पुलिस को इस तालाब के मैप के बारे में बताया कि किस जगह पर उसने श्रद्धा के शव से जुड़े जो अवशेष हैं वो इस तालाब में फेंके हैं। दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में ये दलील दी है कि मैप उनके पास है, और दिल्ली पुलिस चाहती है कि आफताब को लेकर वो इसी तालाब के पास पहुंचे, और जो शव के टुकड़े आफताब ने इस तालाब में फेंके हैं उसको रिकवर किया जा सके। श्रद्धा के मर्डर के बाद उनके तमाम बॉडी पार्ट्स को पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर बरामद किया है। अब इस मैप के जरिए पुलिस शरीर के बाकी बचे हिस्सों को तलाशने में लगी है। श्रद्धा के जबड़े का हिस्सा जंगल से रिकवर हुआ है। अब तक 18 हड्डियां बरामद हो चुकी हैं। महरौली और छतरपुर के जंगलों में पुलिस ने ये हड्डियां बरामद की हैं। पुलिस को इसी ग्राउंड पर 4 दिन के लिए आफताब की रिमांड और मिली है, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उन्हें आफताब के घर पर जो नक्शा मिला है, उस नक्शे और आफताब की निशानदेही पर उन्हें बाकी सबूत भी जुटाने हैं। ऑर्डर कॉपी में यहां साफ साफ लिखा है कि आरोपी के घर से एक रफ साइट प्लान मिला है, जिससे सबूतों की आगे की तलाश में मदद मिल सकती है।
आईओ ने बताया कि इसने ने एक तालाब का स्केच बना करके दिया है, ठीक है। वो तालाब के पास मुझे आफ्ताब को ले जाना है, वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है कि बोन्स वगैरह गलत हो। और इसमें आफ्ताब ने जज साहब के सामने बताया कि सर मैं दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा हूँ और दिल्ली पुलिस भी मुझे पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है। पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े कई अहम सबूत अब तक मिसिंग हैं। श्रद्धा का स्कल यानी खोपड़ी, बाकी मिसिंग बॉडी पार्ट्स शव काटने के लिए इस्तेमाल हुई आरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।